Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics. So I am very excited to connect with you through the Knowledge Temple, a platform, a dedicated platform to provide a quality education and the mentorship for the students across India. Here you will get the structured learning, live lectures, mock test and the performance based rewards as well. So let's start the chapter Introduction to Microeconomics. हमें ये पता है कि क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, राइट। और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स हर तरीके के सब्जेक्ट्स को हम देखते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द बेसिक सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस करती है, जैसे कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और पर्टिकुलर मार्केट्स पर, जिसे हम बायर और फर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। तो माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्ट। इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से क्या खरीदेगा, एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेगा और मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइसेस कैसे डिसाइड होंगे। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। सो व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑल अबाउट द मनी एंड ऑल, राइट। Economics is about the study of how people, business, and the government take choices, right? When the resources are limited, but human wants are unlimited. So, in simple words, economics is equal to scarcity plus choice plus opportunity cost. तो इसे हम आने वाली क्लास में थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे, इन तीनों वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम ब्रेक करके समझेंगे। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल यूनिट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग? देखिए, जैसे एक हाउस होल्ड की डिमांड या फर्म की प्रोडक्शन है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट। मतलब कि हाउ कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू बाय एंड हाउ अ फर्म डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। सपोज आई वांट टू बाय अ शूज, मुझे शूज खरीदने हैं। तो अगर मैं शूज खरीदना चाहती हूँ तो मैं वहीं जाऊंगी ना जहाँ शूज मिलते होंगे। ऐसे ही जो कंज्यूमर होगा वो ये जो कंज्यूमर होता है वो डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है, और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि उसे क्या बनाना है, राइट। तो प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में रेगुलेट होने की कोशिश करता है। ओके। दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। हम सबको पता है कि इकोनॉमी का बेस जो है वो डिमांड और सप्लाई पे इंटरेक्ट करता है। तो मार्केट किस पे चलती है? आपकी डिमांड एंड सप्लाई पे, कि कैसे बायर और एक सेलर आपस में इंटरेक्ट करेंगे एक मार्केट में। तीसरी बात है प्राइस डिटर्मिनेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन? देखो, कैसे हम डिमांड एंड सप्लाई को डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी गुड्स और सर्विसेज के अकॉर्डिंग। ओके। So these are the very basic form of economics where the market works according to the buyer and the seller, right? Next is the production and the cost. तो फर्म्स कैसे डिसाइड करेंगी कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना आउटपुट आना चाहिए और कितना मैक्सिमाइज प्रॉफिट होना चाहिए। सो दीज आर द ऑल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट। ओके। दिस विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी एज वेल। ठीक है। फिर आपका आता है इसमें मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या है? मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, या फिर किस तरीके का परफेक्ट कंपटीशन है जो मार्केट में देखा जाता है। देखो, हम सबको पता है मोनोपोली इज ओनली द वन सेलर इन द मार्केट। तो मार्केट का किस तरीके से स्ट्रक्चर है और कैसे उसे एनालाइज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर पे। लास्ट थिंग इज द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें कि वो एफिशिएंटली मैक्सिमाइज हो जाए पूरे के पूरे सोशल वेलफेयर में, राइट। तो देखो, वेलफेयर का मतलब क्या है कि कैसे लोग अपनी नीड्स मैक्सिमम सेटिस्फाई करते हैं विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मार्केट में एप्पल्स की डिमांड ज्यादा है ना, और सप्लाई कम है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइजेस गिर जाएंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा एक प्रिंसिपल है जो हमें समझ के चलना है। ठीक है। आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन किया है। सपोज यू वांट टू नो व्हाई द प्राइस ऑफ अनियन सडनली इंक्रीज। होता है ना, समटाइम्स द प्राइस ऑफ द अनियन सडनली इंक्रीज इन योर लोकल मार्केट, राइट। सो इन दिस बिहाफ
They said in that case, microeconomics explain it by analyzing the supply and demand, right? So what is the meaning of this? देखो, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में देखते हैं, है ना, ड्यू टू सडन सिनेरियो द प्राइजेस द प्राइस ऑफ द अनियन विल सडनली इंक्रीज ड्यू टू द एनालाइजिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड है, ठीक है। देखो, कभी कभी सिचुएशन भी ऐसी होती है, अगर अचानक से कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, जैसे सप्लाई कम हो जाए या डिमांड ज्यादा हो गई है, तो अनियंस का प्राइस तुरंत इंक्रीज हो जाता है। ये डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के बेसिक पर का एक रूल होता है, जिसे हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स है आपकी स्मॉल और एक सिंपल इंडिविजुअल पे वो फोकस करती है कि इंडिविजुअल की चॉइस क्या है, प्राइसेस क्या है और मार्केट कैसे काम करेगी। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब कि इकोनॉमी हमेशा अकॉर्डिंग टू द चॉइस काम करती है, प्राइस के हिसाब से काम करती है और एकदम फोकस्ड मैनर में वो काम करती है कि प्राइस किस तरीके से बढ़ेगा और किस तरीके से घटेगा। आइए इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। Okay, so in the starting of the chapter, I will talk about the scarcity, right, and the opportunity cost. Now we will help to analyze with the help of an example. देखो, scarcity का मतलब क्या है? Scarcity word का मतलब सबको पता है, जब किसी चीज की कमी हो जाती है ना। तो ऐसे ही देखो, स्कैर्सिटी का मतलब है जब रिसोर्सेज क्या है आपके बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, बट आपकी ह्यूमन वांट्स क्या है, वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या है, वेन एवर वी मेक अ चॉइस वी गिव अप समथिंग एल्स, है ना, एट द वैल्यू। और जब हम किसी चीज को अगर प्रायोरिटी दे रहे हैं, बार बार हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो जब हम इतनी ज्यादा चॉइसेस बना लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली स्कैर्सिटी का आना जरूरी है। बिकॉज स्कैर्सिटी मीन्स रिसोर्सेज बहुत छोटे हैं, बट आपकी जो एक तरीके से आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो वांट्स हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज हमें समझने की जरूरत है, there is a differentiate between the choices and the wants, right? I will already talk about that कि भाई इच्छा में और जरूरत में फर्क होता है ना। तो एक तरफ अगर मैं बात करूं नीड की और एक तरफ बात करूं मैं डिमांड उसकी वांट की, तो मेरी नीड पे ज्यादा मैं फोकस करूंगी, वांट पे मैं इतना फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि अभी अभी मेरे को खाना खाना है। तो आई डोंट, इफ आई हैड अ मनी आई डोंट वांट टू बाय अ टू वेंट टू द शॉपिंग मॉल टू बाय अ क्लोथ्स, राइट? सो दिस इज द मेन सिनेरियो ऑफ स्कैर्सिटी। ओके, सो यहाँ पे आता है आप, अच्छा, स्कैर्सिटी के साथ आपकी चॉइस भी आती है। चॉइस का मतलब क्या है? चॉइस मीन्स वेन एवर वी हैव टू मेक अ चॉइस कि भाई मेरे को तो यही चाहिए, है ना। अच्छा, सपोज करिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि भाई चॉइस को बनाने के चक्कर में हम कभी कभी बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर बर्डन कर लेते हैं, और ओवर बर्डन करने की वजह से इकोनॉमी में सबसे बड़ा ना एक गैप आना शुरू हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है स्कैर्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो स्कैर्सिटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। इसी वजह से हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। आज जब हम एक चॉइस, अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो, अब जब हम कोई एक चॉइस करते हैं ना, एक कोई चीज को चूज किया मैंने, तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, तो इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज एक स्टूडेंट के पास सिर्फ 2 घंटे फ्री टाइम है, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कि भाई उस टाइम में वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो टाइम उसने क्रिकेट खेलने में यूज कर दिया, तो उस डिसीजन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्रिकेट खेलने का मजा, ठीक है। देखो, उसने उस टाइम क्या किया, तो जिस टाइम उसने क्रिकेट खेलने में उसको यूज कर दिया, तो उसने अपनी पढ़ाई को भी तो छोड़ा ना। मतलब जिस चीज को मैं चूज कर लेती हूँ और जो चीज मैं छोड़ देती हूँ, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किया है स्कैर्सिटी का। स्कैर्सिटी का एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ यू वांट टू बाय अ बोथ फोन एंड लैपटॉप, तो अभी आपका बजट खाली एक चीज का है, तो अभी आप दोनों तो नहीं खरीद सकते। तो अभी आप क्या करोगे, या तो फोन खरीदोगे या तो लैपटॉप खरीदोगे। तो अभी आपने डिसाइड किया कि भाई मैं फोन खरीदूंगा क्योंकि वो मेरे बजट से बाहर जा रहा है ना। वहीं अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अगर मैं 1,000 रुपए अपनी बुक पे खर्च ना करके मैं अपनी नई शर्ट खरीद लेती हूँ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो चीज मैंने गिव अप करी है, ठीक है।
सो व्हाट यू लूज व्हेन यू चूज, जब आप कोई चीज चूज करते हो और जो चीज आप छोड़ देते हो वो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो बुक पे पैसा, देखो दोनों दोनों सिनेरियो से समझा रही हूँ। अगर बुक पे पैसा खर्च कर रहे हो, शर्ट छोड़ रहे हो, तो शर्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आपने पैसा अपनी किताब पे लगा के शर्ट को छोड़ा है, तो आपकी शर्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू लूज। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो चीज हमने हमेशा छोड़ी है लाइफ में, उसे हम हमेशा क्या मानेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, okay, so very, very famous topic and the base of the economy. So there are the central problems of the economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Let's read this with the help of an example. See, economy के हमेशा तीन एक बेसिक क्वेश्चंस रहे हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, देखो, एवरी इकोनॉमी फेसेस थ्री बिग क्वेश्चंस, राइट। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या है, कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगी, क्या ज्यादा वीट उगाना चाहिए या राइस, मेरा क्वेश्चन है। शुड अ कंट्री प्रोड्यूस मोर गन्स और मोर बटर। देखो, इस सिनेरियो में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस का सिनेरियो कभी कभी इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अभी हालात ऐसे हैं कि अभी वॉर की सिचुएशन है, तो अगर मुझे कोई गन और बटर में बोलेगा कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली आई चूज द गन, नॉट द बटर, बिकॉज इस टाइम इकोनॉमी की डिमांड क्या है, गन्स की है, तो आई हैड टू चूज गन्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये डिसाइड करता है कि रिसेंटली मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या बनाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर मैं हाउ टू प्रोड्यूस की बात करूं, तो किस मेथड से प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए वीट को मशीन से उगाना, ये लेबर के थ्रू करवाना, मतलब कि या तो कैपिटल इंटेंसिव होगा या तो फिर लेबर इंटेंसिव होगा, है ना। कैसे बनाएंगे, जमीन मतलब या तो मेरे पास अच्छा, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ व्हाट इज लेबर इंटेंसिव एंड व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव। देखो, हम सबको पता है कि इंडिया में हम थोड़ा लेबर ओरिएंटेड हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही हम लेबर ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है, जब प्रोडक्शन ज्यादा ह्यूमन लेबर पर डिपेंड करता है, उसे हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं। ये मशीन्स और टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मशीन्स और टेक्नोलॉजी कम यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर जो इंडिया में है, हैंडक्राफ्ट है, टेक्सटाइल वीविंग है, जहां काम ज्यादा लोग करते हैं, मशीन्स कम यूज होती हैं। ठीक है, दैट इज लेबर इंटेंसिव। अगर मैं वहीं कैपिटल इंटेंसिव की बात करूं, जब प्रोडक्शन ज्यादा मशीन्स, टूल्स और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ लेबर की जरूरत बहुत कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील इंडस्ट्रीज, आपकी जहां हेवी मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज होता है। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ लेबर एंड द कैपिटल। तो लेबर कैपिटल मीन्स ज्यादा वर्कर्स, कम मशीन्स। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स ज्यादा machines and कम workers. Okay, so if labor is used, so if more labor is used than capital in the production, it is a labor intensive. If more capital is used, then the labor, that is capital intensive. I hope you get the point. सो हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कि इकोनॉमी को क्या बनाना चाहिए, कौन से मेथड से बनाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लेबर की जरूरत पड़ेगी। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ज्यादा देखो, एडवांटेज ये है कि इंप्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी। अगर मैं इसको इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करूँ ना, लेबर इंटेंसिव मेथड को, तो देखो, आप सबको अगर मशीन रिप्लेस करेगी तो फिर जॉब किसको मिलेगी, है ना। तो लेबर इंटेंसिव इज अ पार्ट वेयर द पीपल गेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल इंटेंसिव, है ना। देखो, इसका डिसएडवांटेज ये है लेबर इंटेंसिव का, कि प्रोडक्शन बहुत स्लो होगा और कॉस्ट बहुत हाई हो सकती है, क्योंकि लेबर अपने अकॉर्डिंग टू जो भी उनका जो बनता है, वो अपने डे वाइज या कैसे भी अपने आवर्स वाइज पैसा चार्ज करेंगे, है ना। वहीं अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड की बात करूं, तो मशीन्स और टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होगी, ज्यादा ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम होगा, है ना। तो एडवांटेज क्या है, मास प्रोडक्शन है ना। एफिशिएंटली आप एफिशिएंसी जो होगी आपकी यहाँ से यहाँ होगी, तो ज्यादा आउटपुट होगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयमेंट कम और कैपिटल ज्यादा। तो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज एक कंट्री डिसाइड कर रही है कि भाई मीट प्रोड्यूस करना है,
ठीक है, अगर वो लेबर इंटेंसिव मेथड को चूज करेगी तो गांव के लोग एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, है ना। अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड चूज करेगी तो प्रोडक्शन फास्ट होगा और एक्सपोर्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए डिसीजन डिपेंड करता है कंट्री के रिसोर्सेज और गोल्स पर। आई होप यू गेट द क्लैरिटी अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर। सो द नेक्स्ट मेथड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अच्छा भाई, कैसे बनाए, किसके मतलब किसके थ्रू, मतलब क्या बनाए, किसके थ्रू बनाए, और अब किसके लिए बनाए, है ना, ये भी तो जरूरी है। सो whom टू प्रोड्यूस मीन्स जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो डिपेंड करती हैं कि एक्चुअल में कौन से लोग काम कर रहे हैं या कौन से लोग काम नहीं कर रहे हैं। देखो, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ये बताता है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उन्हें सोसाइटी के कौन सा ग्रुप उनको मिलेगा। क्या गुड्स रिच लोगों को मिलेंगे जो हाई प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, या गुड्स उन पुअर लोगों को मिलेंगे जो मतलब जो राशन कार्ड या सब्सिडी के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक इकोनॉमी ने वीट प्रोड्यूस किया, है ना। अब क्वेश्चन ये है, ये वीट सिर्फ अर्बन रिच क्लासेस को मिलेगा जो मार्केट प्राइस अफोर्ड कर सकती हैं, या फिर उन रूरल पुअर क्लास को भी मिलता है जो सब्सिडीज को चूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसको दिया, मतलब किसके लिए बनाया जाएगा। देखो, इकोनॉमी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत ही हायर क्लास है, एक जो लोअर, मतलब देखो टाइप्स तो बहुत सारे हैं बट देर आर टू पीपल हु वन अफोर्ड वन थिंग एंड सेकेंड वन इज अ लग्जरी आइटम। तो एवरी वन विल नॉट अफोर्ड द लग्जरी आइटम ना, तो वो अपनी बेसिक चीजों को अगर लेना चाहेगा तो पहले उसका फोकस क्या होगा कि भाई पहले आटा ले लूं, दाल ले लूं, चावल ले लूं, फिर उसके बाद में बाकी चीजों को फोकस में रखूंगा। सो दीज आर द मेन स्ट्रक्चर कि किसके लिए बनाया जाएगा, ठीक है। आइए इसको आगे समझते हैं अब थोड़ा सा। देखो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अभी हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को देखा, एंड प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू revise it thoroughly and please make a practical scale of that particular thing, don't try to ratification so that वो आपको याद नहीं रहेगा, प्लीज लर्न कीजिए तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ। देखो, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को समझते हैं सबसे पहले। ये डील करता है फैक्ट से, व्हाट इज, ठीक है, मतलब इसमें हम रियलिटी को स्टडी करते हैं विदाउट गिविंग ओपिनियंस, ठीक है। इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव, वो फैक्ट में बात करेगा। फैक्ट इन द सेंस कि इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट 8% है, इंडिया का इन्फ्लेशन 5% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% से घट रहा है। तो वो हमेशा फैक्ट पे बात करेगा और ये हमेशा टेस्टेड होता है, मतलब उसके पास अपनी एक बेसिक नॉलेज है कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, वो कोई फालतू की बात नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू द फैक्ट बात करेगा। नॉर्मेटिव क्या होता है। नॉर्मेटिव का मतलब है इट डील विद द ओपिनियंस, जजमेंट्स एंड व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि इसमें हमें ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए, है ना। इट इज सब्जेक्टिव, मतलब जो कि वैल्यू जजमेंट बेस्ड है। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन मस्ट बी कंट्रोल फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर। तो यहाँ पे पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द इकोनॉमी एज इट इज, while normative economics prescribes what the economy should be, मतलब कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए। हम कहते हैं यार तुम ऐसा कर लो, अच्छा तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे तो तुम ऐसे पढ़ लो, तो मतलब ये नॉर्मेटिव है जहां पे मैं तुम्हें वैल्यू दे रही हूँ, ये कोई टेस्टेड काम नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट अपना ओपिनियन शेयर किया है कि गवर्नमेंट को, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देनी चाहिए, तो ये मेरा ओपिनियन है सरकार के साथ। इट्स नॉट अबाउट कि गवर्नमेंट को इतने परसेंट कम करनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो गवर्नमेंट का परसेंटेज ऐसा आ रहा है, नो नो नो, it's all about the value based system, okay, not be tested, okay। I hope you get the point of positive normative and the positive and normative economics, okay। Let's next, okay, very important, PPC, production possibility curve, or we can say that production possibility frontier as well। सो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में ये फ्रंटियर भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, सो डोंट ट्राई टू गेट कंफ्यूज, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट डिफरेंट नेम्स, ओके। देखो, पीपीसी या पीपीएफ, ओके, एक कर्व है जो ये बताता है कि एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी के साथ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। इट शोज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज रिसोर्सेज आर
स्केयर, हमें ऑलरेडी पता है कि ऑलरेडी इकोनॉमी में चीजें बहुत ही ज्यादा कम हैं, तो हम वी कांट से दैट कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, नो नो नो, ऑलरेडी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, सो वी कांट रन फॉर दोज एंड दैट, ओके। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, है ना, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फुली एंड एफिशिएंटली, हम भरपूर मात्रा में अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देर इज अ नो चांस कि कोई चीज बैकअप में हम छोड़ भी रहे हैं, है ना। ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द सिंप्लिसिटी। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक इकोनॉमी सिर्फ वीट और क्लोथ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर सारे रिसोर्सेज वीट के लिए यूज कर दिए तो मैक्सिमम वीट होगा, क्लोथ जीरो होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी क्षमता वहीं लगाई है। वहीं अगर सारे रिसोर्सेज क्लोथ के लिए चले गए तो क्लोथ ज्यादा होगा और अनाज कम होगा। तो और जो बीच के कॉम्बिनेशन होते हैं ना वो कर्व पे दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए एक बार कर्व पे आते हैं, देखो ये क्या है आपका, ये सी पॉइंट क्या है गन्स का, और ये क्या है आपका जहां पे आपने एफिशिएंटली इसको इस्तेमाल किया है। तो दिस इज अ सिचुएशन जहां पे आपने ई इज अनअटेनेबल, है ना। एबीसी पॉइंट्स क्या है, जो जहां पे दिख रहा है कि भाई रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एकदम इस्तेमाल किया गया है। डी क्या है, कर्व के मतलब कि अंडर यूटिलाइजेशन है, अभी काम करने की उस पर जरूरत है। वही ई क्या है, आउटसाइड पे है, जहां पे करंटली कुछ चीजें क्या है अनअटेनेबल है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, ओके। तो दिस शोज द स्कैर्सिटी, choice, efficiency, and the opportunity graph as well. So these are the simple concept and these are the very important part of the PPC as well, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक बात को याद रखिए कि पीपीसी क्या है, कॉन्केव है अपने ओरिजिन के, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ठीक है। देखिए वन टिप फ्रॉम माय साइड, always make a graph on the economics paper if you want to get a good marks in your paper, okay। If you will not put any graph or any kind of diagram, it will be provided by the question, you will deduct your marks as soon as possible, okay। So always make graph because economics is all about the graphs, okay। सो रीजन क्या है पीपीसी के ओरिजिन का, देखो इंक्रीजिंग द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अगर हम ज्यादा वीट प्रोड्यूस करते हैं ना तो क्लोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में चला गया, तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बनाना है उसको। उसको हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना बना के उसे हम हमें एक चॉइस में रखेंगे कि अच्छा ठीक है अब ये बनाना है, अब ये बनाना है, मतलब अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द पीपल, डिमांड बाय द सडन सिनेरियो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीसी व्हाट, शोज द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, explain choice and the opportunity cost, and help to understand the growth, okay, and shows the underutilization and the unemployment। तो पीपीसी पॉइंट ऑफ पीपीसी क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। पीपीसी का दूसरा पॉइंट क्या है, जहां पे अंडर यूटिलाइजेशन है। पीपीसी का थर्ड पॉइंट क्या है, जो अनअटेनेबल है। तो पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्शंस possibilities that an economy can achieve even its limited resources of technology, ठीक है। अगर लिमिटेड है उसके बाद भी वो अपनी चीजों को कर पा रही है, ठीक है। सो वी कैन थिंक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल और द गन एंड बटर एग्जाम्पल एज वेल। तो हमारी बुक्स में ज्यादातर गन एंड बटर का एग्जाम्पल है, तो गन एंड बटर का एग्जाम्पल भी इसी के बिहाफ पे दिया गया है कि जिस चीज में इकोनॉमी को ज्यादा पूछा जाएगा, मतलब कि गन्स रिप्रेजेंट द डिफेंस गुड्स, है ना, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है। बटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, जो हमारे डेली का है ना, कि भाई इट रिप्रेजेंट द सिविलियन गुड्स, हमको खाना खाना है, क्लाउडिंग है, क्लोजिंग है, वट एवर इट इज, है ना। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कितने रिसोर्सेज डिफेंस के लिए और कितने सिविलियन की नीड्स के लिए एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है। तो सपोज इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा गन्स बनाती है तो उसको बटर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, मतलब सिविलियन के गुड्स को। और अगर ज्यादा बटर बनाएगी तो गन्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो यही होता है ट्रेड ऑफ पीपीसी पे कर्व, ठीक है। तो इफ वी मूव फ्रॉम बटर, ऑब्वियसली बात है कि भाई ज्यादा गन बना रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी इसमें, एक को छोड़ेंगे दूसरा बना रहे हैं। तो हमेशा एक इकोनॉमी ट्राइज टू मेंटेन बोथ guns for the security and enough butter for the people welfare, okay। So you can write on the examination that the guns and the butter
model illustrate the problem of choice in an economy. More resources for the defense means fewer resources for the civilian and the vice versa. Okay, I hope you get the chapter, what is the microeconomics. Okay, so this is all about this chapter 1, और यही आपके टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी हैं. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely help you to resolve all your doubts. Okay, so connect back to the knowledge temple. Thank you for watching this lecture. If you really liked it, you can join us on the knowledge temple for the complete learning, live classes, and the mentorship. So together, let's make learning engaging and the rewarding. So thank you so much. We will meet in the next video.